हेलो दोस्तों, तो ये हमारी कहानी का भाग 25 है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के पिछले भागों को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए कहानी के इस भाग को शुरू करते हैं। अभिजीत और सत्यम बोझल कदमों से बाहर चले गए। अपनी दरवाजे के पास बैठी रो पड़ी और खुद में, सॉरी भाई, माफ़ कर देना, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, माफ़ कर देना आप दोनों। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अपनी अपनी आंखें साफ कर पीछे हट गई और दरवाज़ा खोला। आशीष उसे देखकर अंदर आया और अपनी की तरफ देखा। क्या समझती हो तुम अपने आप को? अपनी ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो फिर बोला, तुम्हें सुनाई नहीं देता मैंने क्या कहा था करने को, और तुमने क्या किया है? अभी ने फिर भी कुछ नहीं कहा। आसिफ उसके पास जाकर उसका चेहरा अपनी ओर करके, तुमने सुना नहीं क्या किया ये? उस जड़ को ही मिटा दिया जिसके जरिए तुम मुझे मजबूर कर सको। अवनी ने उसकी आंखों में देखते हुए दृढ़ता से कहा, क्या लगता है तुम्हें कि तुम ऐसा करके जीत जाओगी? नहीं, तुम्हारी जीत को हार में बदल दूंगी। वैसे जीतने की होड़ में मैं कभी रही नहीं, मगर तुम्हें हराना अब मेरी जिंदगी का मकसद बन चुका है। आशीष हल्के से मुस्कुराया और बोला, जानता था तुम ऐसा ही करोगी। अवनी ने हैरानी से उसकी ओर देखा तो वो बोला, सीधे तुमसे कहता तो उन्हें घर से निकाल दो तो तुम ऐसा कभी नहीं करती, पर तुमने अब वही किया जो मैं चाहता था। हमेशा से तुम्हारी आदत रही है, जो पसंद नहीं उसकी बात का उल्टा करती हूँ। हमेशा से, अवनी ने चौंकते हुए कहा तो आशीष की आंखें बड़ी हो गईं। वो बोला, अपने दुश्मन की हर जानकारी रखता हूँ मैं, और दूसरी ओर देखने लगा। मीटू, मुझे भी अपने दुश्मन के जहन से खेलना पसंद है। क्या लगता है कि मैं तुम्हारी चाल का मोहरा बन गई? नहीं चौहान साहब, मैंने जो किया उसका अपना कारण है, तुम नहीं। आशीष ने उसकी ओर देखा तो अपनी मुस्कुराकर बोली, वो अपनी मजबूर थी जिससे जिससे ने तुमसे शादी कर ली, पर ये अपनी मजबूर नहीं। उसने अपनी हर मजबूरी को तोड़ ढूंढ लिया है। अब तुम मुझे कभी मजबूर नहीं कर सकते। जिस नफरत की आग में मुझे जलाने की ख्वाहिश पाले बैठे हो, उसी आग में हर पल अब हर घड़ी तुम जलोगे। आशीष ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बात की असल सच्चाई क्या है ये कल रात तुम्हारा रघुवंशी हाउस जाना ही बता जाना ही बता जाना ही बता गया। मैं जब चाहूँ तब तुम्हारी फैमिली को इस दुनिया से मुक्ति दिलवा सकता हूँ, लेकिन आशीष अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अवनी ने उसकी जेब से गन निकाली और उसके सीने पॉइंट पर रख दी और बोली, जैसे जान लेनी होती है वो धमकियां नहीं दिया करते, सीधे सीने पर वार करते हैं और एक पल में कहानी का दी एंड। बूम। आशीष चौंक गया और वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही अवनी ने ट्रिगर दबा दी। आशीष फुर्ती से नीचे झुक गया, लेकिन अवनी ने पहले ही गन का रुख मोड़ दिया था। आशीष से देखकर उठकर अवनी की तरफ लपका और उसके हाथ से गन लेकर उसकी गर्दन पकड़कर दीवार पर लगा दी और बोला, ये क्या हरकत थी? अवनी ने हंसते हुए कहा, आज चौहान साहब डर गए क्या? आशीष ने गुस्से से उसके माथे से गन लगा दिया तो अवनी बोली, कम ऑन शूट, हिलूंगी भी नहीं। मौत की आंखों में आंखें डालकर बात करना आता है मुझे, कम ऑन शूट। आशी ने हैरानी से देखा तो अपनी बोली, नहीं मार सकते तुम मुझे, वरना अपनी जिस ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए तुमने इतनी साजिशें रची, सब व्यर्थ हो जाएंगी। हाँ, नहीं मार सकता तुम्हें, मगर जिनमें तुम्हारी जान बसती है उनकी ज़िंदगी जरूर छीन सकता हूँ। तुम्हारी मौत से तुम्हें तो दर्द नहीं होगा जो उनकी मौत से होगा। आशीष ने उनकी गन हटाते हुए कहा। अपनी मुस्कुराई और बोली, आपको एक कहानी सुनाती हूँ, शायद आपने सुनी हो। एक क्रूर राजा था, उसका एक गुलाम था जिसे वो हर रोज नर्क की यातना दिया करता था। एक दिन वो गुलाम मर गया और अगले ही दिन वो राजा भी मृत पाया गया। मोरल ऑफ द स्टोरी की, उस राजा को गुलाम की बुरी हालत सुनकर सुकून मिलता था, लेकिन जब वो नहीं रहा तो उसका सुकून भी गया और उसकी सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया। फिर आज उसकी आंखों में देखकर, मेरी फैमिली को मारना चाहते हो तो शौक से जाओ मार दो, लेकिन याद रखना, वहां अगर किसी को एक खरोंच भी आई तो यहाँ एक लाश गिरेगी तुम्हारे सुकून की। अवनी ने मुस्कुराकर कहा। उसके चेहरे पर जीत की चमक दिख रही थी। आशीष उसे हैरानी से देख रहा था। तभी कुसुम जी और राजेश जी दरवाजा खोलकर अंदर आए। कुसुम जी घबराई सी बोली, हमने गोली चलने की आवाज़ सुनी, यहाँ से आई क्या? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। राकेश जी की नज़र वहां टूटे हुए वास पर गई जिन्होंने आशीष के हाथ पर गन देखी तो बोले, आशीष, ये तुमने गोली चलाई? आशीष ने हैरानी से उनकी ओर देखा तो वो बोले, किस पर चलाई? फिर अपनी की तरफ देखकर, आप पर गोली चलाई इसने। अवनी ने कुछ नहीं कहा और दूसरी ओर देखने लगी। कुसुम जी ने उसकी आंखों में लाली देख ली थी। वो उसके पास आते हुए बोली, मैं सोच भी नहीं सकती कि आशीष तू इस तरह की हरकत करेगा। या शारदा भाभी ने तुम्हें ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे कि उनकी स्त्री के साथ ऐसी हरकत करो। एक तो जबरदस्ती शादी कर यहाँ ले आए और अब ये हरकत। चाची माँ, आप इन सब से दूर रहिए। इन सबसे आपका कोई मतलब नहीं। इस घर में हम भी रहते हैं। आशीष तो यहाँ होने वाली हर बात से मतलब है हमें,
और हम अंधे नहीं हैं, राकेश जी ने कहा। आशीष पहले से ही गुस्से में था। वो राकेश जी की तरफ मुड़ा और बोला, घर की बातों से मतलब रखिए, लेकिन यहाँ मेरी और मेरी पत्नी के बीच की है, तो यहाँ बीच में बोलने की ना तो आपको जरूरत है और ना ही कोई हक। कुसुम जी ने उसकी ओर हैरानी से देखा और बोला, वाह बेटा, अब तुम हक की बात करने लगे। तो बेटा, ये सवाल एक बार अपनी माँ से करना कि उन्हें क्या हक था तुम्हें इस दुनिया में लाने का। मुझसे करो कि मुझे क्या हक था तुम्हारी परवरिश करने का। कभी नहीं सोचा था कि जो अपनी माँ, चाची माँ की इतनी इज्जत करता है, वो अपनी बहनों का इतना सम्मान करता है, वो भी एक मासूम लड़की के साथ इस तरह का बर्ताव करेगा, उसकी इज्जत का कोई सम्मान नहीं करेगा। लेकिन तू भी मेरी एक बात सुन ले, इस घर में मैं तेरी कोई मनमानी नहीं चलने दूंगी। आज के बाद ये मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगी। तू इसे नुकसान पहुंचाना तो दूर, एक उंगली तक नहीं उठा सकता इस पर। कुसुम जी ने अपनी को अपने गले लगा लेती हैं। अवनी की आंखें झलक आई। आशीष कुछ कह नहीं पाया और कुसुम जी अवनी को लेकर अपने कमरे के बाहर चली गई। राकेश जी ने आशीष को गुस्से से देखा और वो भी चले गए। आशीष कुसुम जी की बात से बहुत आहत महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में लाली उतर आई। वो तेजी से घर से बाहर निकल गया। इधर कुसुम जी अवनी को बिठाकर उसकी आंसू साफ करते हुए बोली, मैं समझ सकती हूँ बेटा, इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही होगी। ये आशीष ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। पता नहीं क्यों मर्दों की दुश्मनी में अक्सर औरतें ही सफर करती हैं। आशीष की तरफ से मैं उससे माफी मांगती हूँ। गुस्से में कुछ गुस्से में कुछ भी कर जाता है, सही गलत नहीं सोचता, पर दिल का बुरा नहीं है वो। अवनी ने उनकी तरफ देखा और बोली, आप माँ है ना, और किसी भी माँ के लिए उनका बेटा बुरा नहीं होता, भले ही असलियत वो रावण ही क्यों ना हो। माँ को अपने बेटे की बुराई नहीं दिखती। ऐसा नहीं है बेटा, तुम शायद कुछ जानती नहीं इसलिए ऐसा कह रही हूँ। जब तुम्हें उसके साथ हुई ज्यादती का पता चलेगा तो तुम्हारा भी नजरिया बदल जाएगा। नहीं, किसी के साथ कुछ भी बुरा हो, लेकिन इस वजह से उसे ये हक नहीं मिलता कि वो भी गलत कर सकता है। किसी भी किसी भी गुनाह की ये सफाई देना तो मेरे साथ बहुत जातियों के कारण है, उसका गुनाह कम नहीं हो जाता। अवनी ने उठते हुए कहा, बस एक बार मेरी बात सुन लो फिर, प्लीज। इस समय मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए मुझे, अवनी ने उन्हें टोकते हुए कहा। तो कुसुम जी ने उठकर उसे कंधे पर हाथ रखा और बाहर चली गई। उनके जाते ही अवनी निढाल सी वहीं बैठ गई और फफक पड़ती है। दीप्ति के जाने के बाद अचानक से कुसुम जी अवनी के कमरे में आती हैं और उसके खाने का पूछती हैं, पर अवनी मना कर देती है। इस पर कुसुम जी उसके पास बैठकर उससे बोली, देखो बेटा, मुझे नहीं पता कि ये शादी इस तरह हुई है, पर जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। तुम चिंता मत करो, यहाँ तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। अभी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जी ने उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, मैं खाना भिजवाती हूँ, खा लेना। और ये काम वाली कहाँ गई? अभी तक काम खत्म नहीं किया, वो बोलते हैं हुए बाहर आ गई। उनके जाते ही अवनी ने दीप्ति को दिया खत खोला। वह उसे पढ़ने लगी। अवनी बेटा, मैं जानता हूँ जो कहने जा रहा हूँ उससे आपको बहुत तकलीफ होगी, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आपके साथ जो हुआ उससे आपको बचाने के लिए हमने कितने जतन किए, पर टाल सकता है। मेरे ही पुराने कर्मों का दंड आपको मिला है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। जानता हूँ जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, पर फिर भी आपकी वजह से इस परिवार की प्रतिष्ठा पर काला दाग लग गया है। तो अब इस परिवार में आपके लिए कोई स्थान नहीं है। बेहतर होगा आप जहाँ हैं वहीं रहें। यहाँ आने की या हम में से किसी से मिलने की कोशिश भी मत करना। आपके कारण इस घर का माहौल बिगड़ गया है। सभी लोग एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। हम जानते हैं बेटियां चाहे जहाँ रहें, अपने माँ बाप, भाई, परिवार सबका हमेशा भलाई चाहती हैं। यदि ऐसा है तो एक पिता होने के नाते मैं आपसे कुछ मांगता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। अभिजीत और सत्यम आपको वापस लाना चाहते हैं, कहीं दूर ले जाना चाहते हैं आपको। एक आपकी वजह से ये परिवार टूटने की कगार पर है, और इन सब में उन दोनों की जान को भी खतरा हो सकता है। अगर सच में आपके दिल में अपने भाइयों के लिए प्रेम है तो बचा लीजिए उन्हें। अपने पिता की बात की कोई अहमियत है तो इस परिवार को टूटने से बचा लीजिए। तोड़ दीजिए इस घर परिवार से रिश्ता। मैं जानता हूँ आपको मेरी बात बहुत बुरी लग रही होगी, पर यकीन मानिए यही सबके हित में है। भूल जाइए कि आपका इस घर से कोई रिश्ता है। समझ लीजिएगा कि आज के बाद आप इस परिवार के लिए मर गई और ये परिवार आपके लिए। अंत में यही कहूंगा कि ईश्वर आपको खुश रखे, और हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अभी ने खत बंद किया। उसकी आंखों से के आंसू बाहर निकल आए। हमने खुद से बोली, देख लीजिए पापा, आपने जो कहा था कर दिया। दे दी अपनी जिंदगी अपनी खुशियों की बलि। आपने सीने पर पत्थर रखकर तोड़ दिया अपने भाइयों का दिल और बचा लिया आपके परिवार को टूटने से। आपके लिए बेशक मर चुकी हूँ मैं, मेरे लिए आप हमेशा के लिए हर पल यही दुआ निकलेगी
निकलेगी कि महादेव आप सबको मेरी भी उम्र दे दें। फिर अपने आंसू साफ करते हुए, आशीष चौहान, आज तुम्हारी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी खुशी, अपना परिवार, अपना सुख चैन सब। यही चाहते थे ना कि मैं तड़पूं, मगर एक बात तुम भी जान लो, ये सब करने के बाद चैन से तुम भी नहीं रह पाओगे। मैं तुम्हें कभी सुकून से नहीं रहने दूंगी। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करनी चाहिए ना तुमने। अब इसी घर में रहकर तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नुम ना बना दिया तो मेरा नाम अवनी नहीं। तुम्हारी हर गलती का, हर गुनाह का हिसाब करूंगी मैं। आशीष घर से निकल आया था। वो पूरा दिन ऑफिस में बैठा रहा। ना उसका मन काम में लग रहा था और ना ही किसी और चीज़ में। साहिल उसके पास आकर घर चलने के लिए बोला, पर बिना कोई जवाब दिए ऑफिस से निकल गया। इधर सत्यम और अभिजीत निराश होकर घर लौटे। उन्हें देख सबने उन्हें घेर लिया और सबके पूछने पर उन्होंने पूरी बात बताई, जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। रघु रामबीर जी थोड़ी दूर बैठे उनकी बात सुन रहे थे। उनकी आंखें झिलमिला गईं और वो उठकर अपने कमरे में चले गए। वहीं राज सिंह जी ने अपने कमरे में बैठे बाहर का कोलाहल सुना तो वो अपने कमरे का दरवाजा खोल दरवाजे तक आए और उनकी बात सुन वापस अंदर चले गए। शादी के बाद से वो ज्यादातर अपने कमरे में ही रह रहे थे। घर के लोग भी उनसे कम बात कर रहे थे। सत्यम और अभिजीत लगभग टूट गए थे। राधिका और साधना उन्हें कमरे में ले गईं। दोनों जानती थी कि दोनों जानती थी अवनी उनके लिए क्या है और इस बर्ताव से कितनी चोट पहुंची होगी उन्हें। बुरा बुरा उन्हें भी लग रहा था, मगर उन्होंने इस समय समझदारी दिखाते हुए उन्हें संभाला। रानी अपने कमरे में एक बार भी बाहर नहीं आई थी। प्रताप जी और आशा जी अपने कमरे में बैठी थी। आयु ऐसा कैसे कर सकती है? आशा जी ने कहा, मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी वजह है। या तो उसे धमकाया गया है या मजबूर हो उसकी मजबूरी हो उसकी, वरना अपनी कभी अपने भाइयों से ऐसी बात नहीं कर सकती। हो ना हो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है, प्रताप जी ने कहा। पर अब क्या करेंगे? अपनी बच्ची को वहां घुटने के लिए छोड़ दें? मुझे बहुत डर लग रहा है प्रताप जी। इस दुश्मनी में मेरी बच्ची बेवजह पिस रही है। आप कुछ कीजिए। मैं क्या करूँ आशा जी? ना उससे मिलने का कोई रास्ता मिल रहा है, और अगर मैं किसी तरह उसे वहां से बाहर ले भी आए तो पिताजी उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भाई साहब का कहना है ऐसा ही है कि आयु अगर रघुवंशी के कहर से कोई बचा सकता है तो वो है आशीष। और मुझे भी यही सही लगता है कि वो वहीं रहे। रही उसकी चिंता की बात, तो आशीष के अलावा मुझे किसी की चिंता नहीं। राकेश उसे बेटी की तरह ही रखेगा और आशीष भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर उसे ऐसा कुछ करना ही होता तो वो आयु से शादी कभी नहीं करता। वो बस पिताजी का सर झुकाना चाहता है, और हमारी आयु कोई कमजोर नहीं है कि किसी की जातियां चुपचाप सह लेगी। लेकिन प्रताप जी, पूरे झूठ झूठ से आधा सच ज्यादा खतरनाक होता है। अवनी का सच जानना जरूरी है, वरना ये सब उसे बेचैन करता रहेगा कि आखिर उसे किस गलती की सजा मिली है। समझता हूँ, और इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं आशीष से मिलूंगा। समझाऊंगा उसे कि इन सब में अवनी का कोई दोष नहीं, तो उसे वो सजा ना दे। इधर रात के 11 बज चुके थे पर आशीष घर नहीं लौटा। कुसुम जी परेशान से हॉल में चक्कर काट रही थी। राकेश जी ने उन्हें देखा तो उनके पास आकर पूछा, क्या हुआ, आप में से परेशान क्यों हैं? आशीष अभी तक नहीं लौटा, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। कौन सा ये पहली बार है जो आप ऐसे चिंतित हो रही हैं? पहले भी तो देर रात तक उसका कोई ठिकाना नहीं होता था। आ जाएगा खुद ही। आप समझ नहीं रही हैं, आज से मैंने पहले कभी उससे ऐसी बात नहीं की। उसे मेरी बात बहुत चोट पहुंची होगी। हाँ, तो आपने गलत क्या कहा? वही कहा जो उसने किया प्रताप जी। आप पिता हैं इसलिए इस बात आप पिता हैं इसलिए इस बात को कभी नहीं समझ पाएंगे। एक माँ जो अपने बेटे की हर सही गलत बात को उन दानेदार कर उस पर प्यार लुटाती है, वही माँ अगर कभी उसे एक कड़वे शब्द कह दे तो उसके कलेजे पर चोट कर जाती है। आज मेरी बात बहुत चुभी होगी उसे। मैं मानती हूँ उसने गलत किया, पर ये भी जानती वो हालात का मारा है। उसे खुद ये एहसास नहीं होता कि वो गलत कर रहा है, और अनजाने में किया गया अपराध अपराधी होता है कुसुम जी। चाहे आप जो भी सफाई दें, उसमें उसका दोष कम नहीं हो जाता। खैर, मैं चाहूँ तो आपको आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि आप माँ हैं ना। साहिल को फ़ोन कर लीजिए, उसे पता होगा आपके लॉर्ड साहब के बारे में। राकेश जी ने कुसुम जी की बात काटते हुए कहा और वहां से चले गए। कुसुम जी ने साहिल को फ़ोन किया तो पता चला कि आशीष काफ़ी पहले ही निकल चुका है, और उसे कुछ मालूम नहीं कि आशीष कहाँ है। कुसुम जी ने यह सुनकर परेशान हो गई तो साहिल ने कहा कि वो उसका पता करके बताता है, वो चिंता ना करें। इतना कहे साहिल ने फ़ोन कट कर दिया। वो सोच में पड़ गया कि आशीष कहाँ जा सकता है। यही सब सोचते हुए उसे ढूंढने निकल पड़ा। इधर आशीष डिस्को में शोर शराबे के बीच एक टेबल पर बैठा ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था। उसकी गहरी आंखें लाल पड़ी थी। अब ये नशे के कारण था, दर्द या गुस्से के कारण,
ये बात सिर्फ वही जानता था। इतना पीने के बाद ना उसके जहन में अवनी की गुस्से से घूरती हुई आंखें हट रही थी और ना ही उस पर गोली चलाना। ऊपर से कुसुम जी की बातें उसे और तकलीफ दे रही थी। तभी उसे अपने कंधे से होते हुए सीने तक आते किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने झट से वो हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने सामने किया। एक लड़की मुस्कुराते हुए उसे देखकर बोली, हाय बेबी, काफी दिन बाद दिख रहे हो। आशीष ने अपनी आंखें छोटी कर उसे देखा और बोला, हु आर यू, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की। डोंट कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। रही छूने की बात तो उसने नशीली नजरों से उसे देखा। देखते हुए उसके गर्दन से होते उसके सीने की तरफ अपनी उंगलियां फेरने लगी। आशीष ने वापस उसके हाथ पकड़कर उसे देखते हुए बोला, किसी भी राह चलती लड़की को इतनी इतनी औकात नहीं कि वो आशीष चौहान के जहन में बस सके। रही छूने की बात तो तभी तक किसी के करीब जाता है जब उसकी मर्जी हो। सो गेट लॉस्ट। आशीष ने उसे हल्का सा धक्का देते हुए कहा। वो लड़की हल्के से मुस्कुराई बोली, तुम्हारी यही अदा, यही घमंड तो जानलेवा है आशीष चौहान। रही जहन में बसने की बात तो एक मौका तो दो, मेरे अलावा कुछ और तुम्हारे जहन में नहीं आएगा। रियली तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकती हो? आशीष ने एक टेढ़ी नजर उस पर डालते हुए कहा। ऑफ कोर्स, तुम एक मौका तो दो, उसने उसने उसके करीब होते हुए कहा। सब भूलना चाहता हूँ, सब कुछ भूलना चाहता हूँ। फिर चलो, उसने आशीष का हाथ पकड़ा उसे उठाते आशीष हल्के से मुस्कुराया और उसके साथ चल दिया। कुछ देर बाद वो दोनों एक कमरे में थे। उस लड़की ने उसे बैठने को बोला और थोड़ी देर में आने को बोल वॉशरूम में चली गई। आशीष के मन में अभी भी शांत नहीं था। वो उठकर बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। आधी रात का वक्त, पूरा शहर शांत था, लेकिन आशीष के मन में उतना ही शोर। वो वॉशरूम से बाहर आए और आशीष को देखकर मुस्कुराते हुए उसके पास जाकर पीछे से हक कर लिया। आशीष ने उसे अपने सीने पर हाथ महसूस किया तो वो उसका हाथ पकड़कर उसकी ओर घूमा। उस लड़की काफी शर्ट और सेक्सी ड्रेस पहन रखी थी। उसने आशीष को अपनी ओर देखते हुए देख कर बोली, कुछ कहना है तो कह सकते हो, कहा था ना सब बुला दूंगी। आशीष ने उसके हाथों की हरकत देखा जो आशीष के शर्ट के बटन खोलते हुए उसके सीने पर लग रहे थे। उसने उसकी कमर में बाहें लपेट उसे अपने करीब कर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये हरकतें आशीष को दीवाना करने की ताकत रखती हैं? इन आंखों में इतना ही नशा है जितना तुम्हारे सर पर चढ़ जाए। बाकी की बात तो छोड़ ही दो। बस एक बात गौर कर इन आंखों में देखो चौहान साहब, खुद को भूल जाओगे। आशिक की आंखें बड़ी हो गई। उसने उसकी ओर देखा, वो मुस्कुरा रही थी। मेरे बिस्तर की तपिश तो दूर, मेरी नजरों की तपिश भी सह नहीं पाओगे आप। और जिस दिन ये तपिश सहेली, महादेव की कसम किसी और को देख नहीं पाएंगे आप। आशीष के ध्यान में अपनी की आंखें कौन गई। वो लड़की उसके करीब होकर उसके होठों को छूने ही वाली थी कि आशीष ने उसके बाल खींच कर उसे दूर कर दिया और गुस्से से वहां गुलदान उठाकर जोर से फर्श पर पटक दिया। वो लड़की एकदम से चौंक गई। उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा और उसकी ओर बढ़ते हुए बोली, क्या हुआ? आशीष ने उसके हाथ के इशारे से वहीं रोक दिया और अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर वहां टेबल पर फेंक कमरे से बाहर निकल गया। इधर साहिल उसे हर जगह पता कर रहा था जहां वो हो सकता था और उसे फोन भी लगा रहा था, पर फोन बंद आ रहा था। कहीं उसका कोई पता नहीं चल रहा था। वो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। उसे आशीष की गाड़ी दिखाई दी। उसने आवाज़ देनी चाही, पर गाड़ी बहुत तेज स्पीड में थी। साहिल ने अपनी गाड़ी घुमाकर उसके पीछे ले लिया। कुसुम जी भी अभी भी परेशान सी घूम रही थी। साहिल का फोन आया और उसने बताया कि आशीष उसके साथ है। वो लोग चिंता ना करे। कुसुम जी जाकर सो गई। अगली सुबह भी आशीष घर नहीं लौटा। अपने कमरे में बैठी रही। वो बाहर नहीं निकली। सब लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। सैम ने कहा, माँ भाई जल्दी चले गए क्या? नहीं जाता तो तब तक आता। घर रात को ही नहीं आ रात को घर ही नहीं लौटा। भाई रात को घर नहीं आए? ये क्या बात हुई? साधना ने कहा। क्या बात हुई? क्या मतलब? पहले भी तो अक्सर नहीं आते थे, शिवन्या ने कहा। हाँ, मगर पहले की बात कुछ थी और उनकी शादी हो चुकी है। हाँ, उस महारानी के तेवर देखकर घर ना आना ही ठीक है। देखो कितनी घमंडी है। बहू है घर की, पर अभी तक आराम फरमा रही हैं। सारना, तमीज से बात करो, भूलो मत, भाभी हैं अब तुम्हारी। सैम ने थोड़ा गरजते हुए कहा। हाँ भाभी? जब भाई उसे बीवी नहीं मानते, कहाँ की भाभी? सारना ने मुंह टेढ़ा करके कहा। राकेश जी ने गुस्से से उसकी ओर देखा और कुछ समझी बोल पड़ी, जल्दी से नाश्ता करो और कॉलेज के लिए निकलो दोनों। मतलब की बकवास ना करो तुम दोनों। शिवन्या ने उठते हुए कहा। माँ मेरा हो गया, चल साधना। साधना भी उठकर चल दी। सैम ने कुसुम जी की तरफ देखा और पूछा, माँ कहाँ है वो? नाश्ते के लिए क्यों नहीं आई? कौन? माँ कुछ नहीं। सैम इतना बोल उठकर चला गया। अवनी के कमरे के पास आकर उसके कदम ठिठक कर वो तुरंत ही अपने कमरे की ओर बढ़ गया। फिर थोड़ी देर बाद घर से निकल गया।
शाम को साहिल के साथ आशीष भी घर लौटा। उस वक्त अपनी भी बाहर हॉल में बैठी थी। कुसुम जी की नजर उस पर पड़ी तो वो भागकर उसके पास आई और उसके सर पर पट्टी देखकर बोल पड़ी, ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? ध्यान कहाँ रहता है तेरा? कुसुम जी ने चिंतित स्वर में कहा। ये देख आशीष ने कुछ नहीं कहा और कुसुम जी के गले लग गया। साधना और शिवन्या भी वहां आई और आशीष की चोट देख उससे सवाल करने लगी। आशीष ने अवनी की तरफ देखा जो उसे देखकर गुस्से से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। फिक्र मत करो सब, इतनी जल्दी नहीं मरूंगा, आशीष ने अपनी की तरफ देखते हुए कहा। अपनी के कदम ठिठके। उसने उसकी ओर देखा और खुद को उसे देखते हुए हल्के से मुस्कुराकर बोली, सही है, ये इतनी जल्दी मरने वालों में से नहीं। महादेव भी उन्हीं को अपने पास बुलाते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे कर्म किए हों। आशीष ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। सैम भी अपने कमरे की ओर बढ़ गया। अपनी भी आगे बढ़ी तो साधना उनके सामने आकर बोली, शर्म नहीं आती अपने पति के बारे में ऐसा बोलते हुए? भूलो मत, जिस घर में खड़ी हूँ वो किसका है। अवनी ने अपने हाथों की घड़ी बांधकर ऊपर की ओर उसे ऊपर से नीचे देखा और बोली, ताजुब नहीं होता तुम ऐसी क्यों हो? जैसा भाई वैसी बहन। और हाँ, एक और बात, मुझे क्या करना है और क्या नहीं इसका ज्ञान तुम मत दो। अपने अपने काम से काम रखो, वरना बिगड़ों को सुधारना अच्छे से आता है मुझे। उम्मीद है भूली नहीं होगी तुम। इतना कहकर साधना को साइड कर अपनी अंदर चली गई। साधना आंखें फाड़े देखती रही। कुछ दिन यूं ही निकले। आशीष अपनी के सामने नहीं जाता और ना ही उससे कोई बात करता। वो अगर सामने भी आ जाते तो वो रास्ता बदल लेता। अपनी जानबूझकर उससे उलझती तो वो चुपचाप निकल जाता। अपनी को उसका बर्ताव समझ नहीं आ रहा था, साथ ही गुस्सा भी आता। एक दिन शाम के समय रानी आशीष के घर के बाहर पहुंची। गार्ड ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। रानी उसकी नहीं सुनी रानी ने उसकी नहीं सुनी। वो अंदर जाने की जिद करने लगी, लेकिन गार्ड ने उसे मना करते हुए धमकाया तो उसके सामने खड़ी हो गई और बोली, क्या करोगे? मार दोगे मुझे? ठीक है, मार डालो, डरती नहीं हूँ मैं, समझे? गार्ड ने उसे हैरत से देखा। वो घर पर फोन लगाने लगा। रानी ने उसे धक्का देकर अंदर जाने लगी। गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की तो रानी ने अपनी गन निकाली और उनकी ओर करते हुए कहा, दो ही रास्ते हैं, या तो मुझे मार दो या मुझे अंदर जाने दो, क्योंकि अंदर तुम्हें जाकर रहूंगी, चाहे तुम मर ही क्यों, चाहे तुम मार या चाहे तुम्हें मार कर जाऊं। गार्ड हैरान से उसकी तरफ देखते हैं। तभी राकेश जी वहां आते हैं और ये देख कर बोले, कौन हो तुम? रानी ने उनकी आवाज़ सुनी, उनकी ओर देखते हुए कहती है, मुझे अवनी से मिलना है, उसकी बहन हूँ मैं। राकेश जी ने गार्ड से उसे आने देने के लिए कहते हैं। रानी आगे बढ़ती है पर गार्ड उसे रोक उसकी गन ले लेते हैं और उसे अंदर जाने देते हैं। रानी अंदर आई। राकेश जी ने उन्हें बैठने का इशारा किया। अवनी की आवाज़ दी और वहां से चले गए। अवनी आवाज़ सुनकर बाहर आती है और सामने रानी को देखकर हैरान हो जाती है। रानी, तुम यहाँ? अवनी ने हैरानी से कहा। हाँ, मैं नहीं आ सकती, रानी ने गुस्से और चिढ़कर कहा। अवनी ने कुछ नहीं कहा और उसके पास आकर उसे गले लगाना चाहा, मगर रानी उसको दूर करते हुए बोली, दूर रहो मुझसे, ये प्यार का दिखावा मत करो। रानी? क्या रानी? कौन है रानी? किसको पता तो किसको पता है तो बताओ मुझे भी। बहन माना था तुझे, पर क्या सिला मिला मुझे? तेरे घर वालों के साथ साथ मेरे दुश्मनों ने भी मेरा इस्तेमाल किया। तेरे परिवार ने तो तुझे बचाने के लिए मुझे बलि का बकरा बनाया, तो तेरे दुश्मनों ने तुझ तक पहुंचने के लिए मेरे दिल की भावनाओं की सीढ़ी बहुत बड़ी कीमत वसूली है तुम लोगों ने मुझे अपने परिवार में जगह देने के लिए। पूरी दुनिया मतलबी है, किसी को किसी दूसरे इंसान के जज्बातों का कोई मतलब नहीं। बस अपना मतलब है साधना बस अपना मतलब साधना है सबको। रानी जोआसी हो चली थी। रानी उसके पास आई और उसे डगमगाई आंखों से देखा और उसे कसकर गले लगा लिया। रानी ने पहले तो दूर करना चाहा, लेकिन अपने ही अगले ही पल उस अपनी से लिपट कर रो पड़ी और बोली, किसी को रानी से कोई मतलब नहीं। आई एम सॉरी। तूने हमेशा कहा था कि यह दुनिया भरोसे लायक नहीं है, पर मैंने तेरी बात नहीं सुनी। देखना कैसी चली गई मैं अपनी बेवकूफ़ी में। अभी रानी दर्द महसूस कर पा रही थी। उसे आशीष पर गुस्सा और करता जा रहा था। रानी के दिल के साथ खेलकर तुमने ठीक नहीं किया आशीष चौहान। इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? रानी अपनी को अलग कर उससे बोली, बचपन में सब दादाजी मुझे अनाथालय से लेकर आए थे, तब मैं बहुत खुश थी कि मेरा एक परिवार होगा। तुम सबसे मिली, सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी भी इतने रिश्ते होंगे। बहुत खुश थी मैं कि अमीरों वाली जिंदगी जीऊंगी, पर मुझे क्या मालूम था कि मैं इसलिए लाई गई हूँ। एक टिश्यू पेपर की तरह मेरा यूज किया गया, पर मैं क्या शिकायत करूँ? मैं तो गैर हूँ, पर तू तो उनकी अपनी थी। उन्होंने तुझे मार डालने का फरमान सुना दिया और पापा ने भी कुछ नहीं किया। एक अनचाहे रिश्ते के साथ छोड़ दिया सबने। आई चल, हम सब छोड़कर चलते हैं सबसे दूर। अवनी की आग जला आई। वो रानी से बोली, नहीं रानी,
मैं नहीं जा सकती, तू जा, मैं तुझे बता देती हूँ, वहाँ चली जा, मैं यहाँ आई हूँ। रानी ने बोलना चाहा, उसी समय सैम कुसुम जी को आवाज देते हुए कमरे से बाहर आया। रानी का ध्यान उस ओर गया। वहीं सैम भी रानी को वहां देखकर अवाक था। रानी उसे देखकर अपनी आंसू साफ करके गुस्से और हैरत से देखते हुए उसकी ओर बढ़ी। सैम कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। रानी मेरी, सैम ने कुछ बोलना चाहा, उससे पहले ही एक तड़ाक की आवाज के साथ उसके गाल पर रानी की उंगली के निशान छप गए। उसने अपने गाल पर हाथ रखते हुए रानी की तरफ देखा तो रानी ने उसकी कॉलर पकड़ी और उसे देखते हुए बोली, वेल डन मिस्टी मैन, बहुत अच्छा खेला तुमने। यूं रानी से आगे कुछ नहीं बोला गया। उसका उसका गला भर आया था और आंखों में नमी उतर आई थी। उसने सैम को धक्का देते हुए उसका कॉलर छोड़ दिया और वापस मुड़ गई। उसने अवनी की तरफ देखा और तेजी से बाहर निकल गई। अवनी अवाक सी रह गई। उसे तो लगा था कि वो आशीष है जिसने रानी के साथ प्यार का नाटक किया था। अवनी ने एक सरसरी नजर सैम पर डाली और चुपचाप कमरे की ओर बढ़ गई। सुनिए, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं सैम अपनी आवाज पर अवनी को रुकी और उसकी ओर मुड़कर वो तुरंत बोली। अवनी की याददाश्त इतनी तेज है कि जैसे एक बार देख ले कभी ना भूले। मैंने तो उसी दिन पहचान लिया था जिस दिन पहली बार देखा था। और सच कहा कि नहीं पहचाना आपको। एक शरीफ और नेक इंसान समझा था मैंने, पर अफसोस की धोखा खा गई। वो मुलाकात भी इत्तेफाक नहीं थी, सोची समझी साजिश थी मुझ तक पहुंचने की, है ना? जी नहीं, तब नहीं जानता था कि आप ही हैं वो लड़की जिससे भाई शादी करना चाहते थे। मैंने तो खुद जब आपको देखा तो हैरान था। मैं जानता हूँ मैंने जो किया वो गलत था, पर फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। यहीं पर हमारी कहानी के इस भाग का अंत होता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।